Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम फोकस एरिया ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। कग्निटिव फोकसिंग इस फोकस्ड एरिया में ये सारे एरियाज आते हैं जैसे कग्निटिव फंक्शनिंग, इमोशनल एंड सोशल बिहेवियर, मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेंसरी प्रोसेसिंग, neurodevelopmental disorders, neurological disorders, rehabilitation and intervention, neuroimaging and assessment, cross-disciplinary collaboration. कग्निटिव फंक्शनिंग यानी दिमाग कैसे सोचता, सीखता और याद रखता है। जब हम सोचते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को कग्निटिव फंक्शनिंग कहते हैं। यानी दिमाग की वो एबिलिटीज या वो कैपेबिलिटीज जो हमें हर रोज के कामों को करने में सफल बनाती है, जैसे अटेंशन पे करना, मेमोराइज करना, लर्न करना, डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, जब एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है तो अटेंशन जो उसे फोकस करने में हेल्प करती है, मेमोरी जो उसे सीखी हुई बातें रिकॉल करने में हेल्प करती है, रीजनिंग जो उसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट इन सारी एबिलिटीज का परीक्षण क्यों करते हैं? जब किसी इंडिविजुअल को ब्रेन इंजरी, डिमेंशिया, स्ट्रोक या एडीएचडी होता है तो उसकी कग्निटिव एबिलिटीज अफेक्टेड हो जाती है। इसीलिए न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड टेस्ट को यूज करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन किन किन एरियाज में वीक पड़ रहा है और किस तरीके की रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। इमोशनल एंड सोशल बिहेवियर। ब्रेन हमारी फीलिंग और बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है? ब्रेन सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, ये हमें फील कराने, इमोशंस समझने और लोगों से सही तरीके से इंटरैक्ट या ट्रांजैक्शन करने में भी हेल्प करता है। इसी को इमोशनल एंड सोशल बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्रेन का एमिगडेला फियर को प्रोसेस करता है। इसलिए जब हम किसी अंधेरी गली में चलते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो यह एमिगडेला की ही वजह से होता है। फ्रंटल लोब हमें गुस्से पर कंट्रोल करना, सही डिसीजन लेना या सोसाइटी में पोलाइटली बिहेव करना सिखाता है। अगर ये ब्रेन एरियाज अफेक्टेड हो जाएं तो बहुत इम्पल्सिव हो सकता है, ह्यूमन बीइंग बहुत इम्पल्सिव हो सकता है, बिना कुछ सोचे समझे बोलने या बिहेव करने लगता है, सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तोड़ने लगता है, इमोशनल रिएक्शंस अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। इसलिए न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट उन पेशेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं जिन जिनको जिनके इमोशनल और सोशल फंक्शनिंग में इशू है और उसको बेहतर बनाया जा सकता हो। मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी बॉडी को चलाने वाली ब्रेन एक्टिविटी और कैपेसिटी। ब्रेन सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, वंस अगेन ये हमारे चलने फिरने, लिखने, दौड़ने, हर तरीके के बॉडी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। इसी कैपेसिटी को मोटर कंट्रोल कहते हैं। और जब ये मूवमेंट स्मूथली और बैलेंस के साथ हो तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्रेन का सेरेबेलम हमारे बैलेंस का एक्सपर्ट होता है, बॉडी बैलेंसिंग का एक्सपर्ट होता है। अगर सेरेबेलम को कुछ डैमेज हो जाए तो ऐसा व्यक्ति लड़खड़ाता है, मानो वह जैसे कि वो नशे में है और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन उसकी बिगड़ जाती है। तो मोटर कंट्रोल की खराबी एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल मोटर कंट्रोल की खराबी एक्चुअली मोटर सर्किट्स में गड़बड़ी होने की वजह से दिखते हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज। इसमें हाथों में ट्रेमर्स होता है, स्लो मूवमेंट होता है, बहुत स्लो चलने लगते हैं, स्टिफनेस और कोऑर्डिनेशन की दिक्कतें आती हैं। यानी ब्रेन के मोटर सिस्टम में
दिक्कत आते ही पूरी की पूरी बॉडी अफेक्टेड हो जाती है। दो में भी बॉडी में कुछ फिजिकली ऐसा कोई सिम्टम, फिजिकली बॉडी एनाटॉमी में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, लेकिन ब्रेन की सर्किट में, उसकी वायरिंग में अगर कुछ चेंजेस आती है, तो फिर उसके मोटर रिलेटेड मोटर सिस्टम में, मोटर बिहेवियर में डिफरेंस दिखता है। सेंसरी प्रोसेसिंग, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जैसे जो कि देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, खाकर टेस्ट करना या टच करना, इन सब के इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ही प्रोसेस करता है। यानी हम पूरी दुनिया को जैसा भी महसूस करते हैं, वो सब के सब हमारे ब्रेन की सेंसरी प्रोसेसिंग की वजह से होता है। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है एक ही सिचुएशन को परसीव करने में। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीपिटल लोब हमारे देखने की कैपेसिटी को कंट्रोल करता है, तो टेम्पोरल लोब हमें सुनने में हेल्प करता है। पेरिएटल लोब हमें टच करने और फील करने की कैपेसिटी देता है। यानी अलग अलग पार्ट्स मिलकर सेंसरी वर्ल्ड को समझने में हेल्प करते हैं। तो जब सेंसरी प्रोसेसिंग गड़बड़ा जाती है, यानी जब दिमाग का सेंसरी सिस्टम अफेक्टेड हो जाए, तो इंडिविजुअल को वियर्ड फीलिंग आने लगती है, जैसे कि फ्लैशेस ऑफ लाइट, यानी जो असल में मौजूद है नहीं पर वो फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखाई दे रहे हैं, या बॉडी के किसी पार्ट में नंबनेस फील होना, आवाजें बहुत तेज या बहुत धीमी सुनाई देना, या ऐसा फील होना कि बहुत तेज आवाज आ रही है जबकि वो नॉर्मल हो। ऐसे प्रॉब्लम्स हेड इंजरी, स्ट्रोक, सीजर डिसऑर्डर या फिर सेंसरी पाथवे डैमेज के कारण हो सकती है। न्यूरो डेवलप न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जब ब्रेन का डेवलपमेंट अलग तरीके से हो रहा हो। कुछ मेंटल सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो बचपन से ही शुरू हो जाती हैं डिफरेंटली, क्योंकि दिमाग का डेवलपमेंट तो नॉर्मल तरीके से उन केसेस में नहीं होता। इसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, जिसमें बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में बहुत डिफिकल्टी होती है। एडीएचडी, जिसमें अटेंशन इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी की परेशानी होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी में जैसे डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को पढ़ने लिखने या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इश्यूज आती है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ऐसे बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को साइंटिफिकली असेस करते हैं, और ताकि वो उनके लिए बेहतर लर्निंग प्लान्स तैयार कर सकें, इंडिविजुअलाइज टीचिंग स्ट्रेटजीज बना सकें और सपोर्टिव थेरेपीज तैयार कर सकें। इसमें बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस और डेली फंक्शनिंग में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, आते हैं इस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाकर इम्प्लीमेंट करने से। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये वो सिचुएशंस हैं जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। जनरली कुछ डिजीज, इंजरीज या एज रिलेटेड जो चेंजेस आती हैं, उनकी वजह से ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्जाइमर के डिजीज, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसमें मेमोरी, सोचने की कैपेसिटी और डेली फंक्शनिंग धीरे धीरे नेगेटिवली अफेक्ट होते रहते हैं। स्ट्रोक, जो कि ब्रेन में ब्लड फ्लो के थोड़ा स्लो होने, रुक या अचानक से रुक जाने की वजह से मेंटल फंक्शनिंग का लॉस होता है, जिसमें कि चलने, बोलने या याद रखने में इश्यूज आ जाते हैं। एपिलेप्सी एक वो सिचुएशन है जिसमें अब नॉर्मल मेंटल एक्टिविटीज की वजह से बार बार सीजर्स आने लगते हैं। तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कॉग्निटिव फंक्शनिंग को असेस करते हैं, और उनके असेसमेंट से यह पता लगाते हैं कि डिजीज ब्रेन को कैसे प्रभावित कर रहा है, और पेशेंट्स और उसकी फैमिली को प्रैक्टिकल कोपिंग स्ट्रेटजीज समझाते हैं। लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और डिफरेंट असिस्टिव टेक्निक्स को यूटिलाइज करने की भी करने का भी हेल्प करते हैं, बताते हैं, ताकि लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके।
रिहैबिलिटेशन एंड इंटरवेंशन। रिहैबिलिटेशन का मेन फोकस किसी चोट, बीमारी या न्यूरोलॉजिकल डिजीज के बाद, डेफिसिट के बाद जो एबिलिटीज खो जाती हैं उन्हें वापस लाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रोक से अफेक्टेड इंडिविजुअल को बोलने, चलने या याद रखने में इशू होती है, हो सकती है, तो स्पेशलाइज्ड टेक्निक के हेल्प से या स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्लानिंग के हेल्प से ये स्किल्स धीरे धीरे कुछ हद तक वापस रिकवर किए जाते हैं। तो कग्निटिव रिहैबिलिटेशन होता है एक, जिसमें कि एक्सरसाइज, मेमोरी गेम्स, अटेंटिव टास्क्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज शामिल होती है, जो कि ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग एबिलिटीज को मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिजिकल और स्पीच रिहैबिलिटेशन का हेल्प लेते हैं, ये थेरेपीज होती है जो कि ह्यूमन बीइंग को चलने, कोऑर्डिनेशन करने में या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने में हेल्प करती है। कुल मिलाकर रिहैबिलिटेशन का काम या उसका मोटिव एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराना है, ह्यूमन बीइंग को अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराना है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज कराना है। न्यूरो इमेजिंग एंड असेसमेंट, इससे हम ब्रेन के अंदर देख सकते हैं। एक्चुअली ये वो एरिया है जो कि ब्रेन के अंदर झांकने या देखने के लिए मानी जाती है कि ब्रेन या उसके पार्ट्स कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं या क्या एबनॉर्मेलिटीज आ गई है। एमआरआई ये वो एक टेक्निक है जो कि ब्रेन स्ट्रक्चर का डिटेल्ड पिक्चर देता है, यानी ट्यूमर पे या चोट लगने पे या किसी सेल्यूलर चेंजेस में पहचानने में हेल्प करता है। एफएमआरआई ये दिखाता है कि या इसके इमेजेस या इसकी वीडियो ये दिखाती है कि पढ़ने के टाइम पर या चलने फिरने या सोचने के टाइम पर ब्रेन के कौन कौन से एरियाज एक्टिव होते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें कुछ पजल्स होते हैं, मेमोरी टास्क होते हैं, अटेंशन रिलेटेड टेस्ट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज होती हैं, ये ब्रेन के डिफरेंट कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज को इवेलुएट करती हैं, असेस करती हैं। ये सभी टेक्निक्स न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट को ब्रेन के प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन में हेल्प करते हैं। क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट अकेले काम नहीं करते, वे डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जैसे लोगों के साथ, जैसे एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सीखने में जिसको इशू है, यानी जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वैसे बच्चे को सिर्फ सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत हो सकती है। ये टीम, एक्चुअली इन लोगों की टीम मिलकर बच्चे को सीखने की एबिलिटी को, सोशल स्किल को और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं। ये टीम वर्क से ये तो तय होता है, अगर टीम वर्क करने से ये तय होता है कि अगर इंटरवेंशन कैपेबल हो तो ब्रेन और उसके एनवायरनमेंट, इंटरवेंशन अगर कैपेबल हो तो ब्रेन और बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस सबको भी अगर एक साथ मिलकर प्लान किया जाए तो बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी में कुछ तो रिहैबिलिटेट करके सिखाया जा सकता है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंटेंट्स के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।